विद्यार्थियों, हम बीए पार्ट 1 का पेपर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हम सामाजिक प्रक्रियाएं यानी सोशल प्रोसेस की बात कर रहे थे। और हमने अब तक सामाजिक प्रक्रियाओं का अर्थ परिभाषा देखी और उसकी आवश्यक तत्व देखे प्रक्रियाओं के लिए। सामाजिक अंतःक्रिया क्या होती है इसकी हमने चर्चा की। इसके बाद हम जो चर्चा कर रहे थे वो हम सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार की बात कर रहे थे, जिसमें हमने 2 प्रकार की बात की थी, सहयोगी प्रक्रियाएं और असहयोगी प्रक्रियाएं। सहयोगी प्रक्रियाओं के बारे में बात हमने पिछले व्याख्यान में की थी। आज हम चर्चा करेंगे असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाओं की, डिसोशिएटिव सोशल प्रोसेस की बात आज हम करेंगे। तो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में एकीकरण, सहयोग और सहकारिता लाती हैं, और जबकि असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में पृथकता लाती हैं और इनमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष प्रमुख होते हैं। तो आज हम इन तीनों की चर्चा करेंगे, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन की। आइए पहले हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धा की या कंपटीशन की। कंपटीशन क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होती है, इसकी हम बात करते हैं। तो आधुनिक समाज का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धा में कुछ अंश तक एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के भाव दिखाई देते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, व्यवसाय, गृहस्थ, अध्ययन व रोजगार प्राप्ति आदि में अधिकतर हमें प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा होती क्या है, व्हाट इज़ कंपटीशन, इस कंपटीशन हम किसको कहते हैं या प्रतिस्पर्धा हम किसको कह रहे हैं, तो इसके लिए हम इसकी अर्थ परिभाषा की बात करेंगे। प्रतिस्पर्धा 2 या अधिक व्यक्तियों के समान उद्देश्य जो कि इतना सीमित हैं कि सब उसके भागीदार नहीं बन सकते को पाने का प्रयत्न होता है। या हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा किसी ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के विवाद को कहा जा सकता है जो कि इतनी मात्रा में नहीं पाई जाती है जिससे कि मांग की पूर्ति हो सके। यह प्रतिस्पर्धा सीमित वस्तुओं के उपयोग या अधिकार के लिए किए जाने वाले परिश्रम को कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य धन, परिस्थिति, सम्मान, लोकप्रियता, शक्ति या प्रभाव आदि को दूसरे की तुलना में अधिक प्राप्त करने के लिए होने वाली दौड़ प्रतिस्पर्धा है। जब इच्छित वस्तु की मात्रा सीमित होती है तो प्रतिस्पर्धा की स्थिति आ जाती है। तो प्रतिस्पर्धा की अगर हम विशेषताएं देखें तो प्रतिस्पर्धा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों और समूहों के मध्य पाई जाती है। प्रतिस्पर्धा में वस्तु की मांग अधिक होती है और पूर्ति सीमित होती है। प्रतिस्पर्धा में व्यक्ति या समूह अपने अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा में किसी तीसरे पक्ष का होना आवश्यक है जिसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न दोनों पक्ष करते हैं। अब अगर हम इसकी प्रकृति देखें, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति या नेचर ऑफ कंपटीशन की बात करें तो यह एक अचेतन प्रक्रिया है, या हम कह सकते हैं कि ये एक अवैयक्तिक प्रक्रिया है, इम्पर्सनल प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और सार्वभौमिक प्रक्रिया है यानी यूनिवर्सल प्रोसेस है। प्रतिस्पर्धा के प्रकार अगर हम देखते हैं तो टाइप्स ऑफ कंपटीशन की जब हम बात करते हैं तो हम 2 प्रकार इसके कह सकते हैं, व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा और अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा। व्यक्तिक प्रतिस्पर्धा यानी पर्सनल कंपटीशन, यह प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों के मध्य होती है जिसमें प्रतियोगी एक दूसरे को पहचानते हैं, प्रतिदिन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। और यह चेतन प्रतिस्पर्धा, इसे हम चेतन प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं। इसमें प्रतियोगी एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा इसी प्रकार की होती है। अव्यक्तिक प्रतिस्पर्धा या इम्पर्सनल कंपटीशन में इसे हम अचेतन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसमें प्रतियोगी एक दूसरे को जानते नहीं हैं, वे अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक होते हैं। जैसे आईएएस और आरएएस एवं इसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतियोगी अथवा प्रतियोगियों के प्रति अन्य प्रतियोगियों के प्रति अचेतन होते हैं, केवल लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसी प्रतिस्पर्धा आधुनिक जटिल समाजों की विशेषता होती है। प्रतिस्पर्धा के अगर हम स्वरूप देखें, फॉर्म्स ऑफ कंपटीशन देखें, तो हमें आर्थिक प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक कंपटीशन, सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धा, कल्चरल कंपटीशन देखने को मिलेगा। भूमिका या परिस्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर रोल एंड स्टेटस देखने को मिलेगा। प्रजातीय प्रतिस्पर्धा या रेशियल कंपटीशन भी देखने को मिलेगा। जातीय प्रतिस्पर्धा या कास्ट कंपटीशन भी हमको देखने को मिलेगा। अगर हम प्रतिस्पर्धा के परिणाम या महत्व देखें, इसके रिजल्ट्स देखें, तो यह इसके रिजल्ट जो होंगे
निकलेंगे वो सहयोगात्मक परिणाम निकलेंगे, इसके असहयोगात्मक परिणाम भी निकलेंगे, साथ साथ व्यक्तित्व संबंधी परिणाम भी होंगे इसके, और सामूहिक एकता संबंधी परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और ये प्रकृति भी करेगी, प्रोग्रेस भी इससे देखने को मिलती है हमको, और साथ साथ सामाजिक विघटन भी हमें कभी कभी देखने को मिलता है। यानी प्रतिस्पर्धा सदैव सहयोगी ही नहीं होती, कभी कभी इसके परिणाम विघटनकारी भी हो जाते हैं। जैसे नए आविष्कार अगर होते हैं तो समाज में उससे परिवर्तन आता है, और कभी कभी विघटनकारी स्थितियां भी हमको देखने को मिलती हैं। अब हम चर्चा करेंगे संघर्ष की। कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट, या संघर्ष क्या है। ये प्रत्येक समाज में पाई जाता है, जो किन्हीं स्वार्थों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली स्थिति होती है। जब उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति प्रतिस्पर्धा का मार्ग त्याग देता है और हर संभव प्रयासों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेता है, तो यह संघर्ष की स्थिति होती है। संघर्ष में विरोधी को नुकसान पहुंचाने, उसे धमकी देने व उसे पराजित करने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। इसमें हिंसा एवं बल का प्रयोग भी किया जा सकता है, और इसका मुख्य उद्देश्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना होता है, चाहे उसके लिए कैसे भी साधन अपनाने पड़ें। तो संघर्ष दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार अथवा बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्ण प्रयत्न को कहते हैं। संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति अपने विरोधी को हिंसा या हिंसा के भय के द्वारा प्रत्यक्ष आह्वान देकर करता है। यह सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते या विवाद करते हैं। संघर्ष की हम अगर प्रकृति देखें, नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करें, तो यह एक चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शियस प्रोसेस है, व्यक्तिक प्रक्रिया है, पर्सनल प्रोसेस है, अनिरंतर प्रक्रिया है, और ये सार्वभौमिक प्रक्रिया भी है जो सभी समाजों में पाई जाती है। संघर्ष के स्वरूप या फॉर्म्स अगर हम देखें तो व्यक्तिक संघर्ष देखने को मिलेगा। जब संघर्षरत व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से घृणा होती है तो संघर्ष व्यक्तिक कहलाता है। संघर्षरत व्यक्ति एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने, उन्हें नष्ट करने पर नष्ट पहुंचाते हैं, और उनमें परस्पर मनमुटाव पाया जाता है। इसके साथ साथ प्रजातीय संघर्ष या रेशियल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा, वर्ग संघर्ष या क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा, और राजनीतिक संघर्ष या पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलेगा। मैकाइवर और पेस दो प्रकार के संघर्ष बताते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष। प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, जब संघर्ष प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों अथवा समूहों के मध्य होता है तो उसे प्रत्यक्ष संघर्ष कह रहे हैं। जैसे दो जातियों, व्यक्तियों, संप्रदायों के मध्य होने वाला संघर्ष प्रत्यक्ष संघर्ष होगा। और अप्रत्यक्ष संघर्ष हम किसे कहेंगे, जब संघर्ष दो विरोधियों में इस रूप में होता है कि वे एक दूसरे को जानते नहीं हैं, फिर भी एक दूसरे को शत्रु मानकर ऐसी क्रियाएं करते हैं कि दूसरे के उद्देश्यों को व्यवधान पहुंचा सकें, तो यह अप्रत्यक्ष संघर्ष की स्थिति होती है। उच्च परिस्थिति व भूमिका प्राप्त करने की आकांक्षा, धार्मिक मतभेद व दो राष्ट्रों के मध्य चलने वाला शीत युद्ध आदि अप्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण होते हैं। संघर्ष के कारण अगर हम देखें, कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखें, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सांस्कृतिक भिन्नताएं, विरोधी स्वार्थ, सामाजिक परिवर्तन आदि इसके कारण होते हैं। नए आविष्कारों के कारण व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग में प्रतिस्पर्धा होती है, और बाद में यही सामाजिक परिवर्तन के कारण संघर्ष का जन्म होता है। संघर्ष के परिणाम अगर हम देखें तो इससे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, जनधन की क्षति होती है, और समूह दृढ़ता में कमी आती है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में अगर अंतर देखते हैं हम, तो संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है जबकि प्रतिस्पर्धा अचेतन प्रक्रिया है। संघर्ष एक व्यक्तिक प्रक्रिया है और प्रतिस्पर्धा अव्यक्तिक प्रक्रिया है। संघर्ष में अनिरंतरता होती है और प्रतिस्पर्धा में निरंतरता होती है। संघर्ष में हिंसात्मक साधनों का प्रयोग किया जा सकता है जबकि प्रतिस्पर्धा में अहिंसात्मक उपायों का सहारा लिया जाता है। संघर्ष में सामाजिक नियमों का पालन नहीं किया जाता जबकि प्रतिस्पर्धा में सामाजिक नियमों का पालन किया जाता है। संघर्ष में विरोधी को हानि पहुंचाने पर जोर दिया जाता है जबकि प्रतिस्पर्धा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष जोर दिया जाता है। संघर्ष में दो पक्ष ही होते हैं जबकि प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगियों के अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष होता है जो सफलता व असफलता का निर्धारण करता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रतिकूलन की या कॉन्ट्रावेंशन की। प्रतिकूलन की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों के मध्य की प्रक्रिया होती है क्योंकि न तो यह पूर्ण रूप से संघर्ष है और न ही प्रतिस्पर्धा होती है।
तो इसके अंदर प्रतिकूलन में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके लक्षण संघर्ष के समान स्पष्ट नहीं है, साथ ही प्रतिस्पर्धा के समान भी इसे नहीं कहा जा सकता, किंतु संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की क्रिया में प्रतिकूलन का उपयोग किया जा सकता है। तनाव, जो कि एक मानसिक स्थिति है, इसे प्रतिकूलन का अंग माना जा सकता है, और तनाव में व्यक्तियों के व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है, और इस व्यवहार का प्रकार संघर्ष का है अथवा प्रतिस्पर्धा का नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार प्रतिकूलन संघर्ष और प्रतिस्पर्धा के बीच की स्थिति होती है। यह एक प्रकार की पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया होती है। प्रतिकूलन में हम देख रहे हैं कि प्रतिकूलन एक सामान्य प्रक्रिया होती है। यह एक सरल प्रतिकूलन की क्रिया है, और इसके अंदर एडजस्टमेंट या प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के बीच की इस प्रक्रिया को माना गया, और इसमें एडजस्टमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। इसी के साथ ये व्याख्यान समाप्त होता है। धन्यवाद।